आज की यह जो कहानी है, यह कहानी आपको तो एकदम सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देने वाली है, क्योंकि इस कहानी में एक महिला होती है। एक महिला शादी करने के बाद अपने ससुराल पहुंचती है, लेकिन मन मुताबिक उसका पति उसको नहीं मिल पाता है, इसीलिए अपने हमेशा हमेशा के लिए मायके भी चली आती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी वहाँ संवरने वाली नहीं होती है। इसी बीच कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद तो लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश का इंदौर ज़िला पड़ता है, उसी का महू थाना लगता है, उसी का पत्तीपुरम इलाका पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 2 अक्टूबर 2019 का दिन होता है। उसी दिन पूरे भारत में महात्मा गांधी का जयंती मनाया जा रहा था, तो उसी बीच बच्चों का भी स्कूल में छुट्टी होता है। तो पत्तीपुरम के जो बच्चे होते हैं उस समय स्कूल छुट्टी पर होते हैं, अपने इलाके में रहकर वह खेल कूद रहे होते हैं। तभी पत्तीपुरम के कुछ करीब होता है एक नाला होता है, उसी नाला के पास कुछ बच्चे जो होते हैं ना पहुंच जाते हैं, और जब पहुंच जाते हैं उनकी नज़र जाकर उसी नाले में टेक जाते, देखते कि उसी नाले में एक काली पन्नी है, उसी में कुछ इंसान के टुकड़े पड़े हुए हैं। वह बच्चे देखते तुरंत ही पहचान भी लेते हैं कि यह इंसान के टुकड़े हैं। बच्चे वहाँ चीख पड़ते हैं। चीखने की वजह से आस पड़ोस के कानों में जैसे चीखने की आवाज़ पहुँचती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब व्यक्ति होते देखते हैं कि आखिर में यहाँ तो सही इंसान के टुकड़े हैं, वह व्यक्ति काफ़ी अचंभा रह जाते हैं। अचंभा रहने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने महू में फ़ोन कर देते हैं। अब जब महू में फ़ोन कर देते हैं तो वहाँ के टीआई अधिकारी होते हैं योगेश तोमर। अब टीआई अधिकारी योगेश तोमर जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को लेते हैं। लेने के बाद पत्तीपुरम के उसी इलाके में पहुँचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो देखते काफ़ी उस इलाके के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही इस तरह पुलिस को देखने के बाद अपने आप छट जाती है, और वहाँ पर थाना इंस्पेक्टर भी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि वह सही में नाला है, उसी नाले में एक काली पॉलीथीन पड़ा हुआ है, और पॉलीथीन को बाहर निकालते हैं, देखते उस पॉलीथीन में इंसान के काफ़ी सारे टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस अब जैसे यह देखती है नज़ारा, देखने के बाद काफ़ी अचंभा सा रह जाती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। पुलिस उसी में तुरंत 2 गोताखोरों को उतार देती है। 2 गोताखोर जाते हैं उसी नाले में और पन्नी और बॉडी टुकड़ों की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी तलाशी करते करते 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ बॉडी के और टुकड़े नहीं लगते हैं। कुछ हिस्से तो वहां जाकर कुछ दूरी पर लग भी जाते हैं, जिसमें सर और साथ में दाहिना हाथ गायब मिलता है और पैर भी गायब मिलता है। पुलिस काफ़ी अचंभा सा रह जाती है कि बाकी यह इंसान के जो टुकड़े हैं कहाँ चले गए। पुलिस वहाँ काफ़ी खोजबीन करती है, वहाँ लोगों से पूछताछ करती है क्या इस इलाके में कोई व्यक्ति कोई महिला गुमशुदा है। तो वहाँ पर खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं पत्तीपुरम के, सभी लोग मना कर देते हैं, साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस तरह जी रहे हैं कि आगे की दुनिया के बारे में हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। वहाँ टीआई अधिकारी यह बात सुनने के बाद थाने चले आते हैं। थाने चले आने के बाद इसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। सूचना पाने के बाद वहाँ के अधिकारी तुरंत ही 2 टीमों का गठन करते हैं। 2 टीमों का गठन करते दूसरे दिन का सुबह का टाइम हो जाता है, उसे भी दोनों टीमें जाती हैं। कुछ गोताखोर होते हैं वहाँ नाले में जाते हैं। अब नाले में जाने के बाद दोबारा छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नाले के दूसरे साइड में पहुँच जाते हैं खानपुर। वहाँ पर भी एक छोटा सा नाला होता है, उसे पुलिस की कुछ सहायता की जो टीम होती है उतर भी जाती है और नाले में छानबीन करना शुरू कर देती है। लगभग पूरा का पूरा 4 घंटा छानबीन करते हुए बीत जाता है। तभी नाला का एक छोर होता है जहाँ पर पाइप लगा होता है, उसी पाइप पर काफ़ी सारी पन्नियाँ बची होती हैं। पुलिस उसको कब्जे में लेते तो उसमें एक सर निकलता है, एक दाहिना हाथ निकलता है, एक पैर निकलता है, जिसके पैर में नाखून पॉलिश लगी होती है। अब पुलिस को पूरा विश्वास भी हो जाता है कि यह महिला की डेड बॉडी थी, और चेहरा भी पूरा यकीन से दिखाई देता है कि यह महिला का चेहरा है। पुलिस उसको कब्जे में ले उसका फ़ोटो खींचते। फ़ोटो खींचने के बाद अपने जितने भी ज़िले के पास थाने होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है, ताकि कोई भी महिला अगर गुमशुदा हो तो तुरंत इसकी जानकारी हमें पता चल जाए। थाना प्रभारी भी वहाँ खड़े होते हैं। जब खड़े होते हैं तो महिला की डेड बॉडी को सब पार्टों को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में
पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पुलिस की टीम अब उस महिला का शिनाख्त वहाँ पर जितने भी खड़े होते हैं सबको दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुलिस के पास वह फ़ोटो होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस महिला को पहचानने से इनकार कर जाती है। पुलिस की टीम सोचने लग जाती है कि हो सकता कोई व्यक्ति यह कमरा खाली करके गया हो, रह रहा हो। पुलिस इसी तरह वहाँ भी छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस के सामने ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस के लिए यह चैलेंज बन जाता है कि आखिर यह महिला आई कहाँ से, लेकिन आई यहाँ पर लाया किसने, यह कांड किया किसने। पुलिस इसी बिना पर अब जो होता है अपनी आगे की चाल चलना शुरू कर देती है। पुलिस लगी रहती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग में नहीं लगता है। आखिर यहाँ पर यह महिला कैसे आ गई। लेकिन पुलिस जब दोबारा वो डेड बॉडी को दाएं हाथ को देखती है तो उसी दाएं हाथ में एक टैटू गुदा होता है, जिसमें इंग्लिश में हरदीप लिखा होता है। पुलिस उस टैटू का फ़ोटो खींचने के बाद अपने जितने भी थाने होते हैं सब में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है। पुलिस लग जाती है कि आखिर हरदीप नाम का कोई व्यक्ति है या कोई जानता है, लेकिन वहाँ भी थाने से कोई सूचना नहीं मिलता है। पुलिस अब उसी इलाके में यानी कि पत्तीपुलम में आती है। वहाँ जाने के बाद भी उस महिला के उस दाएं हाथ का टैटू फ़ोटो को लिखाती है, लेकिन हरदीप नाम के बारे में उस इलाके में पता ही नहीं चलता। पुलिस सोचने लग जाती है आखिर हरदीप से इस महिला का क्या रिश्ता है। अगर हरदीप के बारे में पता चल जाता हो सकता है इस महिला के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन लगभग एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। अब उस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाता। पुलिस काफ़ी अचंभा सा रह जाती है। तभी इसी बीच एक नज़दीकी पुलिस थाना होता है। उसी थाने के द्वारा एक कांस्टेबल होते हैं जो महू के टीआई अधिकारी योगेश तोमर के पास फ़ोन करते हैं। कहने लग जाते कि साहब असल में यह टैटू ना हमारे थाने में आज से ठीक 2 साल पहले साल 2017 में एक महिला आई थी जो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ी गई थी। उस महिला का नाम होता है रुखसाना, जिसकी उम्र वही 28-29 साल होता है। लेकिन उस महिला के दाएं हाथ में हरदीप लिखा होता है। हरदीप जो होता है उस समय उसकी महिला के साथ रिलेशनशिप में रह रहा होता है। अब पुलिस जैसे इतना पता पाती है, पता पाने के बाद उसका नाम पता दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले रुखसाना के परिवार वालों को सूचना भिजवा देती है। अब रुखसाना के परिवार वाले सूचना भी पा जाते हैं। सूचना पाने के बाद महू थाने में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उस समय कुछ सबूत और वह फ़ोटो निकाल के दिखा देती है। तो रुखसाना की एक छोटी बहन होती है अफसाना जैसे उस फोटो को देखती है, देखने के बाद वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती, कहने लग जाती कि हमारी बहन के साथ रुखसाना के साथ क्या हो गया या किसने कर दिया। हमारी बहन तो कल हंसती खेलती ज़िंदगी जी भी रही थी, आज ना जाने क्या उसके साथ हो गया। रुखसाना के माता पिता भी वही दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहे थे। वहाँ के टीआई अधिकारी योगेश तोमर भी समझ जाते कि असल में रुखसाना ही है। पुलिस यह सब मामला जो होती है रुखसाना की जो बहन होती है अफसाना से पूछताछ शुरू कर देती है। जब पूछताछ शुरू कर देती है तो अफसाना से पूछताछ के बाद कुछ उसके तहरीर पर उसी समय पुलिस की जो टीम होती है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। आरोपी के विरुद्ध दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम इस केस में लग जाती है कि आखिर रुखसाना के साथ ऐसा क्या किसी की दुश्मनी हो सकती है। पुलिस वहाँ रुखसाना के परिवार वालों से पूछताछ करती है। कुछ पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने कुछ तो कड़ी आ जाती है। वह जानना चाहती है कि आखिर यह हरदीप का है कौन। लेकिन पुलिस को हरदीप के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन पुलिस इस केस के सिलसिले में दोबारा छानबीन करने के लिए अपने उसी इलाके में आती है, पत्तीपुरम। घटनास्थल पहुंचती है। वहां पर उस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सबका निगरानी करना शुरू कर देते हैं। कुछ सीसीटीवी कैमरे पुलिस के हाथ लग जाते हैं, उनका फ़ोटो पुलिस निकाल लेती है। और जब निकाल लेती है लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है सीसीटीवी फुटेज को चेक करने में। तभी एक सीसीटीवी फुटेज होता है जो दुकान के साइड में लगा होता है, नाले के पास होता है। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेती है और जब निकालती है तो उसी सीसीटीवी फुटेज में 1 अक्टूबर 2019 को उस रात यानी कि लगभग वही 10:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो होता है मुंह पे गमछा लपेटे हुए, मौके पर हाथ में 2 काली पॉलीथीन लिए हुए उस नाले के पास जाता है। नाले के पास जाता है तो वहाँ पर फेंक के वापस चलाता है। वापस आने के बाद दोबारा फिर कुछ वक्त बाद फिर आता है, फिर काली पन्नी लेकर उसी नाले में फेंक के चला जाता है। पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि आखिर यही व्यक्ति है जिसने यहाँ इस टुकड़े को लाकर इसी नाले में डंप किया है। पुलिस उस फ़ोटो को लेती है। फ़ोटो को लेने के बाद तुरंत पत्तीपुलम इलाके में पहुंच जाती है। उसी फ़ोटो को वहाँ जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, सबको उस फ़ोटो को दिखाया जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस फ़ोटो को देखकर उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं कर पाता, क्योंकि उस व्यक्ति के चेहरे पर गमछा लिपटा हुआ है। कई लोग तो देखते हैं लेकिन अचंभा सा रह जाता है कि आखिर यह व्यक्ति आज आया कहाँ, हमारे इलाके हैं।
पुलिस यह मामला काफ़ी गंभीर समझती है, लेकिन पुलिस के सामने बस एक ही छोटी सी सबूत के तौर पर यही बचा हुआ था कि आखिर जल्द जल्द इस व्यक्ति की शिनाख्त किया जा सके। यह व्यक्ति आया कहाँ से। पुलिस भी सोचने लग जाती कि हो सकता है कोई व्यक्ति पहचानने भी रहा हो, लेकिन पहचानने से इनकार कर रहा हो। इसीलिए पुलिस की टीम एक जाल बिछाती है। इसी जाल के तहत पुलिस के कुछ टीम होते हैं जो मुखबिर का काम करते हैं। मुखबिर की तरह बन के सादे पोशाक में अपत्तिपुरम इलाके में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद काफ़ी सुनसान जगह एरिया में जाते हैं। काफ़ी लोगों से हल्के फुल्के पूछताछ करते हैं। तभी वहाँ पर एक फ्लैट होता है, उसी फ्लैट में दाखिल हो जाते हैं। अब वह एक महिला होती है। वह महिला जैसे फ़ोटो को देखती है तुरंत ही पहचान लेती है। वह कहने लग जाती कि साहब यह तो अनूप माहेश्वरी है, जो इसी पास का ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, 1 अक्टूबर रात को लगभग कोई एक महिला थी जो 2 व्यक्तियों के साथ इस कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर यह लोग इसको लाए क्यों। पुलिस यह बात जैसे सुनती है तुरंत ही पता भी लग जाता है कि आखिर में यह अनूप माहेश्वरी है। पुलिस उसी समय अनूप माहेश्वरी की तलाशी करना शुरू कर देती है, मुखबिरी लगाती है और तुरंत जो होता है उस महिला से उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी ले लेती है। काफ़ी जगह तलाशी करते हैं। ऐसे तलाशी करते करते लगभग पूरे का पूरा 1 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन अनूप माहेश्वरी का पता नहीं लगता, क्योंकि पुलिस जब अनूप माहेश्वरी के कमरे पहुंचते उसके कमरे पर ताला लगा हुआ होता है। पुलिस जैसे वहां पर पहुंचते तो बड़ा अचंभा सा लगता है कि आखिर वह व्यक्ति चला कहाँ गया। इसीलिए पुलिस अब खबरी को काफ़ी अलर्ट भी कर देती, जल्द जल्द अनूप को कस्टडी में लिया जा सके। खबरी भी लग जाते अनूप को कस्टडी में लेने के लिए। कुछ और टाइम बीत जाता है, लगभग पूरे का पूरा 1.5 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी 25 नवंबर 2019 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। तो एक खबरी जो होता है पुलिस के सामने पहुंचता, कहने लग जाता है कि साहब इस समय अनूप माहेश्वरी जो होता है, अनूप माहेश्वरी अपने पास का एक इलाका है, उसी इलाके पे एक दुकान है, उसी दुकान पर बैठे कर कॉफ़ी पी रहा है। यह बात जैसे वहाँ के इंस्पेक्टर सुनने के बाद अपनी टीम को भेजते, साथ ही कपड़े में वहाँ जाते, दुकान पे खड़े हो जाते, पीछे देखते अनूप माहेश्वरी वहाँ पर बैठा हुआ है। पुलिस उसको फ़ोटो देखकर तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है। खड़ा होने के बाद उसको धर दबोचती है और थाने ले आती है। लाने के बाद सबसे पहले उसी के सामने CCTV फुटेज को दिखाया जाता है और साथ में उसका नाम तुरंत ही उसके सामने बोल दिया जाता है। और जैसे आप बात सुनता है, जैसे आप फ़ोटो देखता, तुरंत ही अनूप माहेश्वरी पुलिस के सामने थर थर काँपना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने खड़ा होकर कहने लग जाता है कि साहब इसमें तो हम ऐसे करने वाले थे ही नहीं। असल में इसका जो मेन कातिल है, जो इसका मेन मकसद का जो कारण है, खुद इस महिला का पति है। यह महिला तो रुखसाना है, लेकिन इसका जो पति है इसका नाम है आदिक। आदिक जो होता है या तो हमारा खास दोस्त है। पुलिस जैसे उस आदिक के बारे में पता पाती है, पता पाने के पुलिस की टीम सबसे पहले अब अनूप से ही आदिक के मोबाइल नंबर के द्वारा उसी के पास कॉल करवाती है और एक चाल चलती, उसी चाल के तहत अनूप से ही आदिक को उसको ठिकाने पर बुलाया जाता है। कहने लग जाता है कि तुम उसी चाय की दुकान पे चले आओ जहाँ पर तुमने कल शाम को बैठकर हमारे साथ कॉफ़ी पी है। यह बात जैसे उधर आदिक सुनने के बाद अनूप की बात मान लेता है। पुलिस की टीम लगभग उसी रात लगभग 9 बजे के आसपास वहाँ जाती, दुकान पर बैठ जाती है, सादे पोशाक में होती। कुछ वक्त बाद वहाँ पर आदिक पहुँचता है। पुलिस देखते उसको पहचान लेते, क्योंकि पुलिस के पास फ़ोटो पड़े हुए थे। पुलिस धर दबोच उसको थाने लाती है, लेकिन थाने जैसे ही इधर आदिक अनूप को देखता, थर थर काँपना शुरू हो जाता। वह समझ जाता कि लग रहा है कि अनूप ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई रख दी है। आदिक इसीलिए बिना देरी किए अपनी पत्नी रुखसाना की जुल्म हत्या का कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर आदिक और साथ में अनूप माहेश्वरी रखते, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता। असल में इसी इंदौर के पास महू कस्बा पड़ता है, उसी के पास चंदू वाला रोड पड़ता है। उसी रोड का रहने वाला आदिक होता है। आदिक के अपने माता पिता भी होते हैं, उसके परिवार भी होते हैं, उसके भाई बहन भी होते हैं। लेकिन उसी से कुछ दूर पर चलकर एक और इलाका पड़ता है, उसी इलाके के रहने वाले होते हैं मोहम्मद अमीन के टोटल 2 बेटियां होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है रुखसाना, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी वह होती है अफसाना। रुखसाना जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी। इसी वजह से उस एरिया के जो लोग होते हैं ना, रुखसाना को काफ़ी तौर तरीके से उसको सम्मान भी देते, क्योंकि रुखसाना जिसके सामने खड़ी हो जाती थी उसको काफ़ी इज्जत भी देते थे। रुखसाना अपनी ज़िंदगी अपने पिता के साथ घर में रहकर अच्छी तरह से बिताना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन रुखसाना जैसे अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो उसी समय उसके जो पिता होते हैं अमीन, वह भी सोचने लग जाते हैं कि हमारी जो बेटी है अब अपनी शादी की दहलीज पर पहुंच चुकी है। इसीलिए तुरंत जो होता है अपने रिश्तेदारों के द्वारा रुखसाना की शादी करने के लिए सूचना भिजवा देते हैं। रिश्तेदारों के द्वारा पता चल जाता है कि आखिर में हमारे ही एक दूर के रिश्तेदार है जो इसी इलाके के रहने वाले हैं, जिनके
टोटल 2 बेटे भी हैं, जिसका बड़े बेटे का नाम है आदिक। आदिक जो था मौके पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया करता था। देखने में भी काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, लेकिन इधर जैसे होते हैं रुखसाना के जॉब भी होते हैं। खबर पाने के बाद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जो था तुरंत ही आदिक के घर पहुंच जाते हैं। उसके परिवार वालों से बात करते हैं। उसके परिवार वाले भी इधर जो होता है रुखसाना को देख कर पसंद कर देते हैं। अब परिवार वाले दोनों रजामंदी हो जाते। दोनों रजामंदी होने के बाद आदिक और साथ में रुखसाना की शादी बेहतर तरीके से हो जाती है। लेकिन जैसे रुखसाना अपने पति के पास पहली रात सुहाग रात के स्टेज पे बैठती है, तो उसी बीच उसका जो पति होता है आदिक मौके पर उठ खड़ा होता है। वह जाता है पानी लेने के लिए जाना शुरू कर देता है, तो उसी बीच उसका जो पैर होता है दाहिना लगड़ाना शुरू कर देता है। इधर रुखसाना उसके पैर को काफ़ी ध्यान से देखती है, लेकिन जैसे उसके पास पहुंचता तो रुखसाना उससे पूछ बैठती कि आखिर तुम्हारे पैर को हो क्या गया। वह कहने लगता था कि हम तो एक विकलांग हैं। लेकिन यह बात जैसे सुनती है, सुनने के बाद जैसे इधर जो होती है रुखसाना अपनी आंखों से देखती है, देखने के बाद तुरंत वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन यह नज़ारा आदिक देखता है तो एकदम सहम से जाता है कि आखिर रुखसाना को हो क्या गया। इसकी सूचना अपने परिवार वालों को देकर उसके परिवार वाले आते हैं, रुखसाना को कैसे न तैसे पानी की छींटे मारकर जगाते हैं। काफ़ी समझाते हैं, बुझाते हैं, कहने लग जाते हैं कि बेटी यह तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा लड़का है, तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छे से संवारेगा। लेकिन रुखसाना अपने आप को होश में लाने के बाद उस रात जो होता है रुखसाना अपने पति के साथ सुहाग रात नहीं मनाती। लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। रुखसाना को आदिक जो होता है मनाते मनाते थक जाता है। लेकिन जब रुखसाना समझने लगती है हमारी ज़िंदगी यहाँ रहने की वजह कहीं और बीतने वाली नहीं है, रुखसाना अपने पति आदिक की बात मान लेते हैं। आदिक भी अपनी पत्नी जो होता है इधर रुखसाना की इज्जत भी करता है, क्योंकि रुखसाना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी और चंचल भी थी और पढ़ी भी लिखी होती है। इस इद्दत को देखकर रुखसाना भी उसकी बातों में उलझ जाती है। उलझने के बाद दोनों के बीच अब वह संबंध जो होता है पति पत्नी का भी बन जाता है। यह सिलसिला बेधड़क इनके बीच चलना भी शुरू हो जाता है। समय बीतने लगता है, लेकिन रुखसाना का मन जो होता है अपने पति के पास नहीं लगता, क्योंकि मन मुताबिक उसका जो पति होता है आदिक उसके सामने खड़े नहीं उतर पाता, क्योंकि रात को जो टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से इधर रुखसाना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन कैसे ना तैसे कर उनकी ज़िंदगी का 1 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच रुखसाना और साथ में आदिक के बीच एक बेटी हो जाती है, और जब बेटी हो जाती है अपने बीच अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए आदिक लग भी जाता है, सोचने लग जाता है इसकी वजह से हमारा जो घर परिवार का जो खर्चा है वह चलने वाला नहीं है। आदिक अपने पास जाता है, एक प्राइवेट कंपनी मौके पर नौकरी करना शुरू कर देता है। लेकिन उस नौकरी की कमाई से इधर जो होता है रुखसाना का खर्चा नहीं चल पाता, जिसकी वजह से वह सोचने में लग जाता है आखिर अपनी पत्नी रुखसाना की खर्चा के लिए क्या तरीका अपनाए। तभी आदिक का एक अपना करीबी दोस्त होता है, उसके साथ मिल जाते। उसका जो दोस्त होता है मौके पर कैफीन का व्यापारी होता है, और उसी के साथ मिलकर कैफीन का पीना जो होता है आदिक भी आदत लगा लेता है। अब वहीं पर जब पीने लग जाता है उसको भी लगने लग जाता है कैफीन का अगर हम धंधा कर लेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। आदिक भी कैफीन का धंधा शुरू कर देता है, और जब धंधा शुरू कर देता है तो आदिक के पास काफ़ी सारे पैसे आने लगते हैं। इसकी खबर जाकर इधर रुखसाना को पता चलता है। रुखसाना जैसे पता पाती हुआ इस मामले में कोई दखल अंदाजी भी नहीं करती, इधर अपना बेधड़क व्यापार आदिक करना शुरू कर देता। लेकिन जब कैफीन बचता तो अपने घर ले आता, ले आने के बाद अपने घर में रख देता। उसकी जो पत्नी होती है रुखसाना भी उस कैफीन के पास पहुंचती है, उसका भी मन करता है। तभी एक दिन आदिक बैठकर अपने घर में वह कैफीन पी रहा होता है। उसी बीच रुखसाना पहुंच जाती है, रुखसाना को भी एक पैक लगवा देता है। अब रुखसाना उस पैक की रोज़ आदी हो जाती है। आदी होने के बाद अपने जो होता है हिसाब से रुखसाना भी मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं, अपने पति की हर बात मानने लगती है। लेकिन जब मानने लगती है तो इधर रुखसाना भी सोचने लगती है क्यों ना चले हम भी दोनों मिलकर धंधा किया जाए। और रुखसाना अपने पति के साथ मिलकर उस धंधे में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है। दोनों मिलकर बेधड़क धंधा करना शुरू कर देते हैं। दोनों की कमाने की वजह से घर में काफ़ी सारे पैसे आने लगते हैं। अब इस पैसे से इनका खर्चा पारिवारिक जो होता है, साथ में रुखसाना का जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से चलना शुरू हो जाता है। लगभग सालों बीत जाता है। लेकिन रुखसाना समझने लगती है कि हमारे पति के पास रहकर हमारी ज़िंदगी चलने वाला नहीं है, क्योंकि रुखसाना अगर कहीं भी पार्टी में जाती तो लोग अगर देखते तो रुखसाना का काफ़ी सारा इंसल्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसका जो पति होता है एक विकलांग होता है। और जब घर लौटती रुखसाना तो अपनी पति को उसी विकलांगता की बात कहकर उससे झगड़े तकरार करना शुरू कर देते। अब झगड़े तकरार का सिलसिला होता है बेधड़क रुखसाना और साथ में आदिक के बीच चलना शुरू हो जाता है। यह सिलसिला हर बार चलता है। इसी वजह से रुखसाना अपने पति से हर बार तलाक मांगते हैं। लेकिन उसका जो पति होता है आदिक अपनी पत्नी रुखसाना को तलाक देना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार इतनी जिद करने लगती है कि एक बार गुस्से में आ जाता है आदिक। जब गुस्से में आ जाता है उधर जो था आदिक झटपट 1-3 बार तलाक बोल देता है। लेकिन रुखसाना उधर जवाब नहीं देती। रुखसाना अपना बैग पैक करती है। पैक करने के बाद अपनी बच्ची को लेती है, अपने ही मायके चली जाती है। लेकिन अपने पिता के पास रहने के बजाय वह पास होती है माहू कस्बे में जाती है। वहाँ जाने के बाद एक कमरा किराए पर लेती है। लेने के बाद वहाँ रहना शुरू कर देती है। और जब रहने लगती है तो उधर जो होता है उसको जो
कैफीन की जो लत होती है उसके बिना उसकी ज़िंदगी चलने वाली नहीं होती है। और जब उसको याद आता सोचने भी लग जाती है कि आखिर कैफीन के बिना हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि हमारा सारा दिन तो ऐसे ही पास हो जाता है। इसी बीच उसके ही एक पास इलाका होता है, उसी इलाके का रहने वाला होता है हरदीप। हरदीप भी जो होता है कैफीन का एक व्यापारी होता है। तभी इधर जो होता है रुखसाना को पता चलता है। तभी एक दिन रुखसाना हरदीप के पास पहुंच जाती है। जब हरदीप के पास पहुंच जाती है तो उसे कैफीन लेती है। और उसकी कैफीन लेने की आदत जो होता है इधर रुखसाना का रोज़ का हो जाता है। लेकिन जब भी रुखसाना के पास पैसा नहीं होता तो हरदीप जो होता है बिना पैसे के रुखसाना को वह कैफीन दे देता। अब यही आदत जो होता है इधर रुखसाना का बन जाता है। लेकिन जब जानने लगती है इधर रुखसाना हरदीप से काफ़ी ज़्यादा हम कैफीन ले चुके हैं, हमारे पास उसके देने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं। एक बार तो जाती है हरदीप के पास पहुंच जाती, कहने लग जाती, हरदीप कहने लग जाता कोई बात नहीं, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, अगर तुम्हें कोई भी देखता है तो फ्री में यह माल दे सकता है। रुखसाना भी समझ जाती कि हमारी ज़िंदगी एक जो था पति के बिना अधूरी है, शारीरिक सुख के बिना अधूरी है। रुखसाना का दिल भी उसी समय हरदीप के ऊपर आ जाता है। इधर हरदीप भी रुखसाना की खूबसूरती देखकर फिदा हो जाता है। और जब देखकर फिदा दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। दोनों जो होते हैं एक दूसरे के मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं। लेकिन एक दिन शाम का टाइम उसी बीच रुखसाना हरदीप के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है और उसको अपने ही कमरे बुला लेती है। बुलाने के बाद उसके सामने अपनी शारीरिक पेशकश कर देती है और उसी के साथ वहीं संबंध बना देती है। और संबंध में जो होता है हरदीप इतना तृप्त हो जाता है कि उसकी हर दिन के मुराद जो होता है अफसाना का कैफीन देकर पूरी कर देता है। दोनों का मिलना जुलना बढ़ भी जाता है, समय गुजरने लगता है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा बीत आता ना कि इसी बीच हरदीप जो होता है पैसे की किल्लत से जूझना शुरू हो जाता है। और जब जूझने लगता है हरदीप जो होता है अपने इलाके में जाकर चोरी करना शुरू भी कर देता है। तभी साल 2017 का जनवरी का महीना होता है। उसी बीच हरदीप एक कंपनी में जाता है, वही में चोरी करना शुरू कर देता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड हरदीप को देख देता है। देखने के बाद उसको कटरे में लेता है और थाने ले आता है। इधर जो होता है हरदीप थाने में बंद हो जाता है। लगभग 6 महीने थाने में बंद रहता है। इधर जो होती रुखसाना अकेली पड़ जाती है। जब पड़ जाती है उसका कैफीन के बिना ज़िंदगी चलने वाला नहीं हुआ। अभी सोचने लग जाती है कि आखिर अपनी ज़िंदगी चलाए कैसे। अब रुखसाना भी जो होती है वह तुरंत ही चोरी करना शुरू कर देती है। और जब चोरी करना शुरू कर देती तो वह भी एक कॉलोनी में जाती है, वहीं पर पकड़ी जाती है। जब पकड़ी जाती है पुलिस को कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। थाने ले जाने के बाद पुलिस जो थी कैसे ना तैसे उसको किसी के सहारे रुखसाना को छोड़ देती है। और जब छोड़ देती है रुखसाना अपने घर चली जाती है। कैसे ना तैसे कर कर अपनी ज़िंदगी इधर जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद हरदीप दोबारा छूट जाता है। और जब छूट जाता है दोबारा हरदीप रुखसाना से रिश्ता शुरू कर देता है। कुछ साल और बीत जाते हैं। लगभग 1 साल का वक्त बीतने के बाद रुखसाना का जो आशिक होता है हरदीप इधर रुखसाना को इतना प्यार करने लगता है कि वह शादी का इधर इरादा भी बना लेता है। ये इधर बात जैसे रुखसाना सुनने के बाद अपने पति के प्यार को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्केट जाती है। वहाँ पर गोदना गोदवा लेती है। उसी का नाम अपने दाएं हाथ में टैटू के नाम से दर्ज करवा लेती है। सोच लेती है कि चलो अपने आशिक का दिल तो हमने जीत लिया, अपनी ज़िंदगी कैसे ना तैसे उसके साथ संवारेंगे। लेकिन कुछ महीने तो बीतते हैं। दोबारा जो होता है हरदीप चोरी के मामले में जेल पहुँच जाता है। रुखसाना भी समझ जाती है हमारी ज़िंदगी अब हरदीप के जो होता है बिना ही गुजारना काफ़ी मुश्किल सा हो रहा है। तभी इसी बीच रुखसाना जो होती है किसी के द्वारा अपने पुराने पति आदिक को खबर लगवा देती है। आदिक खबर पाता है कि हमारी जो पत्नी है वह इस समय मऊ कस्बे में रह रही है। खबर पाने के बाद हरदीप वहाँ जाता मिलने के लिए पहुँचना शुरू हो जाता है। और जब पहुँचने लग जाता है कहने लग जाता है कि चलो हम दोनों मिलकर शादी कर लें। इधर जो होती है रुखसाना कहने लग जाती है कि हम शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो मन है रात वाला वह तुम पूर्ण ज़रूर करोगे। यह बनता है आदिक। आदिक जो होता है अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उसके ही कमरे जाकर हर दिन संबंध बनाना शुरू कर देता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क इधर रुखसाना और साथ में आदिक का बीतना शुरू हो जाता है। और जब बीतने लग जाता वक्त तो अच्छे बीतता है। तो इसी बीच आदिक का एक अपना करीबी दोस्त होता है अनूप महेश्वरी। अनूप महेश्वरी जो होता है वह भी कैफीन का लत का आदी भी होता है। अनूप जो होता है इधर जाकर अब आदिक से दोस्ती बना लेता है। दोस्ती बन जाता है। आदिक भी जो होता है अनूप के साथ मिलकर उसी कैफीन का सेवन करना शुरू कर देता है। इधर धीरे धीरे अनूप जो होता है आदिक के साथ उसकी पत्नी के साथ मिलने के लिए आया जा भी करता था। इधर जो होता अनूप भी धीरे धीरे उसकी खूबसूरती देखकर रुखसाना का दीवाना हो बढ़ता है। वह भी सोचने लगता है कि हमें भी वह काम करना चाहिए जिस काम की हमें ज़रूरत है। लेकिन रुखसाना की ज़रूरत पूरा करने के लिए अनूप ज़्यादा मदद भी करना शुरू कर देता है। उसको भी कैफीन देना शुरू कर देता है। इधर जो होती है रुखसाना भी अनूप को समझना शुरू कर देती है। वह भी चाहने लगती है। लेकिन इधर जो होता है अनूप सोचने लगता है कैसे जाकर अपनी प्यार का इजहार कर सकें। कुछ महीने तो बीतते हैं लेकिन अनूप को इधर रहाइश नहीं होता। तभी एक दिन मौके पर बैठकर आदिक और साथ में अनूप पार्टी कर रहे होते हैं। उसी पार्टी में अनूप बोल बैठता है कि हम तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन यह बात जैसे ही आदिक सुनता कहने लग जाता ठीक है हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी पत्नी को जाकर तुम मना लो। यह बात जैसे इधर अनूप सुनता करने लगता ठीक हम तुम्हारे साथ कल चलेंगे, तुम्हारी पत्नी के पास पहुंच जाएंगे, फैसला भी लेते हैं।
दोपहर का इंतज़ार करते। दोपहर का टाइम होता है, इधर अनूप और आदिक दोनों मिलकर जो होता है मऊ के उसी कॉलोनी में पहुँचते हैं जहाँ पर रुखसाना रहती है। रुखसाना के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। रुखसाना एक बार अपने पति को देखती है तो एक बार सोचने भी लग जाती क्या बात है, आज दोपहर को ही टपक भी गए। इधर रुखसाना के पास दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कुछ बातें करते हैं। उसी बीच आदिक अपने पत्नी से कह देता है हमारा दोस्त है, इसके साथ तुम्हें संबंध बना। यह बात जैसे सुनती है, सुनने के बाद रुखसाना वही गुस्से में लाल हो जाती है। इतनी गुस्से में लाल हो जाती है कि अपने पति और साथ में अनु को जो थप्पड़ दे देती है। वहाँ से गुस्से में तिलमिलाकर दोनों भाग आती। इधर जो होता अनूप रात भर नींद के मारे सो नहीं पाता। सोचने लग जाता कि आखिर जिसने हमारी बेइज्जती की उसके साथ हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। दूसरे दिन का वक्त हो जाता है। अब जैसे ही 1 अक्टूबर 2019 का दिन होता है, दोपहर का टाइम, उसी बीच अनूप जो होता आदि के पास पहुंचता है। कहने लग जाता है कि आज तुम्हारी पत्नी के साथ सौदा तो करना है। अनूप भी कहता है चलो हम ठीक है, कैसे ना तैसे कर आज अपनी पत्नी को मना लेंगे। यह बात जैसे सुनता है, इधर अनूप जाता मार्केट में काफ़ी सारे शराब की बोतल लेता है। लेने के बाद आदि के पास पहुँच जाता है। आदि को साथ लेता है। आदि से कहने लग जाता है चलो अपने पत्नी के कमरे पर हमें ले चलो। आदि जो होता है इधर अनूप को साथ लेता। लेने के बाद मऊ के उसी कॉलोनी उसी कमरे में पहुँच जाते। पहुँचने के बाद पहले तो इधर जो होता है तीनों मिलकर शराब की पार्टियाँ करते हैं। और जब शराब की पार्टी करते हैं तो उसी बीच काफ़ी सारे शराब होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा रुखसाना को पिला देते हैं। रुखसाना काफ़ी नशे में हो जाती है, उसको होश तेज नहीं रहता। तो उसी बीच होता वह भी इधर आदिक अनूप को इशारा कर देता। अनूप जैसे रुखसाना के पास पहुंचता, रुखसाना तुरंत ही छटपड़ा जाती है। उसी बीच अनूप को 2 थप्पड़ जड़ लेते हैं। अनूप काफ़ी गुस्से में हो जाता है। इतने गुस्से हो जाता है कि उसी समय होता है अनूप रुखसाना का गला पकड़ देता। अपने हाथों से रुखसाना का गला दबाकर वहीं हत्या कर देता है। इधर जैसे ही आदिक देखता है उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिंच जाता है। वह कहने लग जाता है कि क्या हो गया, यह कैसे हो गया। अनूप जो होता है आदिक को काफ़ी समझाता है। समझाने के बाद अनूप जो होता है आदिक अनूप की बात में आ जाता है। अनूप मार्केट जाता, वहाँ पर एक तेज़धार हथियार लेता। लाने के बाद रुखसाना के शरीर के बॉडी को कई टुकड़े कर देता है, काली काली पन्नी में भर देता है। पूरी रात का इंतजार करता है, लेकिन लगभग रात के जैसे 10:30 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी वजह अनूप जो होता है अपने मुंह पे गमछा लपेट कर पॉलीथीन हाथ में लेता। लेने के बाद ले जाकर उसी खानपुर नाले के पास फेंकना शुरू कर देता है। कई सारी पन्नियाँ फेंक देता है, लेकिन जो सर होता है साथ में दाहिना हाथ ले जाकर खानपुर के नाले के करीब एक जो होता है सैफन होता है उसी में ले जाकर डंप कर देता है। और घर चला सोचने लग जाता है कि हमारी सारा काम तो बड़े आसानी से निपट गया, हम पूरी ज़िंदगी काफ़ी वैसा आराम से जिएंगे। लेकिन वाकई में दोस्तों जब पुलिस के सामने सच्चाई इधर अनूप महेश्वरी और साथ में आदिक के थ्रू आता है तो सुनने के बाद पुलिस की टीम होती है काफ़ी सना सा रह जाती है। पुलिस की टीम इन दोनों को कस्टडी में लेती है, वहाँ ले जाकर कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यहाँ बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं, वॉच भी करते हैं, आज हम उनका नाम भी लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में अपना नाम लिवाना चाहते हैं तो एक बार हमारी वीडियो में अच्छे से कमेंट कर दीजिए, आपका नाम हम ज़रूर लेंगे। दोस्तों एक मध्य प्रदेश के एक जाने माने व्यूअर भी हैं जिनका नाम है सचिन जो हमारे वीडियो को लगभग हर बार वॉच करते हैं। एक और व्यूअर है जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, नवीन सिंह भी हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी भी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।